बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम 23 जून के जो है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की, कि जो अमेरिका ने जो है वो मिलिट्री स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर, इसको डिस्कस करेंगे। और इसकी डिटेल जो पेंटागन ने शेयर की है उसको देखेंगे कि ये लार्जेस्ट B2 ऑपरेशनल स्ट्राइक्स थी यूएस हिस्ट्री के अंदर, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी जो रिटेलिएशन है, इसके जवाब में ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने जो है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो ईरान के ऊपर क्या होंगे, और लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड के ऊपर जो है इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो बंद कर दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान इस टाइम कोशिश कर रहा है कि वो विकेट की दोनों साइडों पे खेले। तो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने रीअफर्म किया कि भाई हम ईरान के साथ खड़े हैं और उसके सेल्फ डिफेंस के हक में खड़े हैं, जबकि दूसरी साइड से हम यूएस के साथ भी खड़े हैं और ट्रम्प साहब को पीस प्राइज भी हमने नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई जो ईरान है वो ये कह रहा है कि भाई वॉर तो स्टार्ट आपने की लेकिन अब खत्म हम करेंगे, और ट्रम्प को वो गैम्बलर कह रहे हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे कि ईरान अब इस वॉर को कहाँ लेके जाना चाह रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो यूएस ने स्ट्राइक्स की हैं ईरान के ऊपर, ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है, और वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लीडर्स ने कैसे रिएक्ट किया, या दुनिया जो है वो कहाँ पे खड़ी है और कैसे देख रही है इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो एक रिपोर्ट आई है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है वो बहुत तेज से बढ़ रहा है, और खास करके एशिया के अंदर जो है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो डबल हो गई है। ठीक है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग वैसे ही जाहिर बात है बहुत तेजी से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन एशिया के अंदर डबल हो गया। तो इसका मतलब 2x का मतलब ये है कि उतनी जल्दी से अगर दुनिया में जो है वो 50 साल के बाद तबाही आनी है तो एशिया के अंदर 25 साल बाद आ जाएगी, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि यूएन का चार्टर अगर फेल हो गया इन वॉर्स के अकॉर्डिंगली, अगर हम ये मान लें कि यूएन फेल हो चुका है या उसका चार्टर फेल हो चुका है वॉर्स को रोकने में और ताकतवर को काबू करने में, तो क्वेश्चन ये है कि आगे दुनिया का मुस्तकबिल क्या है। तो दुनिया के मुस्तकबिल के ऊपर जैसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि भाई WW3 हो जाएगी, दुनिया खत्म होने जा रही है, एंड ऑफ टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपने जो है वो आजकल सुनी होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से कि भाई अब यूएन को इसलिए बनाया गया था कि जाहिर बात है वो दुनिया को कंट्रोल करेगा, तो जब ये फेल हो गया तो क्या होगा। लास्ट में हम बात करेंगे, ट्रम्प साहब ने कहा है कि भाई हम रिजीम चेंज नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि ईरान दोबारा से वो भी मेगा बने, यानी जैसे वो अमेरिका को मेगा बना रहे हैं तबाही करके, तो वैसे ही चाहते हैं कि ईरान भी जो है वो दोबारा से मेगा बने, और तेहरान की जो रिजीम है वो खुद ही हुकूमत छोड़ दे अगर वो ये महसूस करती है कि भाई वो ईरान को आगे नहीं लेके जा सकती। तो इन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास टॉप स्टोरीज हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है जी शाम 4 बजे की, उसको हम डिस्कस करते हैं। जो एक रीसेंट जो स्ट्राइक हुई है, तो तेहरान के अंदर जो आईडीएफ है यानी कि इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं जी जो रेवोल्यूशनरी कॉप्स गार्ड हैं उनकी साइड के ऊपर, और यहाँ तक कि एक जो प्रिजन है उस प्रिजन को भी जो है वो अटैक करने की कोशिश की गई है। ठीक है, और प्रिजन के बाहर भी जो है वहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ पे क्लॉक लगी हुई थी, एक घड़ी थी। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको नजर आएगी एक घड़ी है, यहाँ पे कुछ टाइम लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट बिफोर डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल, यानी ये घड़ी बेसिकली इसको नॉर्मली पैलेस्टाइन स्क्वायर कहा जाता है, फलस्तीनियों के लिए बनाई गई है, उनके साथ यकजहती के लिए। तो यहाँ पे ये मैसेज है कि भाई अब हमने जो जंग स्टार्ट कर दी है तो अब इसराइल की तबाही का वक्त आ चुका है। तो यहाँ पे इसी जगह पे ही जो है इन्होंने टाइम स्क्वायर के ऊपर या पैलेस्टीनियन स्क्वायर जो है यहाँ पे इन्होंने हमला किया शाम के टाइम पर, काफी खतरनाक किस्म का जो है वो हमला किया, और 100 से ज्यादा म्यूनिशंस गिराए हैं, यानी 100 से ज्यादा यहाँ पे जो है वो बारूद या बम वगैरह आप ये कह ले उन्होंने फेंके हैं। ठीक है, तो ये वही जगह है जहाँ पे यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इसराइल का उन्होंने स्लोगन लिखा हुआ है। तो ये एक सिंबॉलिक जगह है ईरान के लिए भी, और जाहिर बात है अगर इसराइल ने इसको जो है वो तबाह किया है तो ये उसके लिए भी एक सिंबॉलिक है कि देखो भाई तुम हमें तबाह करना चाहते थे लेकिन हम तुम्हें कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो बेसिकली ये कहा जा रहा है कि अच्छा खासा जो है वो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छे खासे जो है बम गिराए गए हैं और बहुत ज्यादा नुकसान जो है इस साइड को हुआ है। तो ये रिसेंट हम लास्ट जो है वो देख रहे हैं। दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि भाई खैबर जो है वो मिसाइल ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं अब, जिनको रोकना बहुत मुश्किल है, और वो भी काफी ज्यादा तबाही कर रहे हैं। जैसे उनका एयरपोर्ट वगैरह जो है वो बेन गोरियान एयरपोर्ट वगैरह वो भी तबाह कर दिया ईरान ने। ठीक है, तो काफी ज्यादा वॉर जो है आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बेसिकली इसका नाम रखा गया जी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यानी आधी रात की हथौड़ी। समझ गया ना, बेसिकली ये जो नाम रखा गया ये इस प्रोस्पेक्टिव में है कि भाई इतना जो वजनी बॉम्ब है
वो गिराया गया है, जो हैमर की तरह ऊपर से यानी नीचे एक तरह से जो है लग रहा है जमीन को और सुराख कर रहा है, तो वो जो है गिराया गया है। अब जरा इस ऑपरेशन से पहले एक दो बातें मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूं। मैंने ये कहा था कि जो नताज की साइड है, ठीक है, वहां पे तो इजराइल मुसलसल जो है वो पिछले 10 दिनों से स्ट्राइक कर रहा है। आज 11वां दिन है, तो 10 दिनों से स्ट्राइक कर रहा है। अस्फहान की जो साइड है वहां पे भी जो है वो इसराइल स्ट्राइक कर रहा है, या ये दोनों साइड उसके लिए आसान है। लेकिन जो फ्रोदो की साइड है, ठीक है, ये जो फ्रोदो साइड है ये पहाड़ों के अंदर है, और यहाँ पे ये कहा गया था कि ये अमेरिका के बगैर से कोई तबाह नहीं कर सकता। अब देखिए ये कहा जा रहा था कि भाई क्या अमेरिका शामिल होगा इस वॉर के अंदर के नहीं, और मैंने आपसे ये भी लास्ट वीडियो के अंदर भी ये कहा था कि अमेरिका को शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी ये कह चुका है कि भाई उसके वॉर एम्स में से एक एम ये है कि उसने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करना है। तो जब तक फ्रोडो तबाह नहीं होगी, उसका ये कमिटमेंट पूरी नहीं हो सकती, तो अमेरिका को ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा, क्योंकि B2 बॉम्ब के बगैर ये तबाह नहीं हो सकती, ठीक है। सो फिर भी अमेरिका ने डिस्ट्रक्शन की कोशिश की और कहा कि भाई 2 हफ्ते तक फैसला करेंगे और 2 हफ्ते तक हम शामिल नहीं हो सकते, यानी इसका मतलब ये दुनिया को थोड़ा सा ये कह के भाई 2 हफ्ते के लिए आप थोड़ा सुकून में रहें, ठीक है। और अचानक से डिसेप्शन के थ्रू एक धोखा करके तो उन्होंने अटैक कर दिया। तो यहाँ ये पिक्चर क्या बता रही है कि भाई ये जो एयरफोर्स के जहाज हैं ये कहाँ से, अमेरिका के अंदर से उड़े हैं, ये किसी आसपास की एयरबेस से नहीं उड़े हैं, ये अमेरिका से उड़े हैं। इन्होंने 18 घंटे का जो है वो एक तवील सफर तय किया, 18 घंटे के सफर के बाद, और रास्ते में ही इनकी मल्टीपल टाइम्स यानी कि 40-50 दफा से भी ज्यादा रीफ्यूलिंग हुई, और उसके बाद जो है ये 125 जहाजों के करीब ये पूरा दस्ता था, ठीक है, ये आया है यहाँ पे ईरान के अंदर, और इसने यहाँ पे जो है नताज के ऊपर और जो है वो यहाँ पे फ्रोडो के ऊपर जो है वो अटैक किया, ठीक है, और साथ में जो है वो स्वान की साइड के ऊपर यहाँ पे सब मरीन से भी अटैक किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बहुत ही यानी तारीख का दूसरा जो है लंबा तरीन ऑपरेशन ये कहा जा रहा है अमेरिका ने जो है वो किया है, और बड़ी इसके लिए जो है अमेरिका खुद ट्रम्प साहब कह रहे हैं बड़ी हिम्मत की, भाई आपने बड़ा शानदार काम किया। तो 3 साइड्स को यहाँ पे यानी कि बेसिकली फ्रोदो को, नताज को और इस्फहान को टारगेट किया गया, 2 को जहाजों से किया गया और 1 को जो है वो सबमरीन से यहाँ से टारगेट किया गया है, और वो आए हैं और वापस चले गए 18 घंटे की फ्लाइट से। तो इसकी डिटेल्स को जानने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पेंटागॉन्स डिटेल्स जो है उसके ऊपर क्या दे रहा है उसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो मिडनाइट हैमर है इसमें बेसिकली अमेरिका ये कह रहा है, या पेंटागन का ये कहना है कि 7 B2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि 7 जो है वो B2 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए गए हैं जो अमेरिका के पास हैं, ठीक है, और हर एक बॉम्बर के अंदर 2 जो है वो क्रू मेंबर्स थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 14 क्रू मेंबर्स जो है वो इन 7 के अंदर मौजूद थे, ठीक है। तो इनके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं और US एयर फोर्स के जो जनरल हैं क्रेन साहब जो है, डैन क्रेन, इन्होंने जो है डिटेल्स बताने की कोशिश की है, और वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है वो ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को जो है टारगेट किया है इस ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेशन हैमर के अंदर, ठीक है। तो ईच B2 जो है उसने बेसिकली 18 घंटे की फ्लाइट ली है, तो ये यानी अमेरिका से जो है वो यहाँ पे आए हैं, और मल्टीपल जो है वो एयर रिफ्यूलिंग हुई है, डजन्स ऑफ टाइम ये कहा जा रहा है हुई है, दर्जनों दफा रिफ्यूलिंग हुई है। जाहिर बात है वो नीचे नहीं उतरे, एयर के अंदर रिफ्यूलिंग हुई है, यानी कि हवा के अंदर ही जो है वो जहाजों के अंदर जो है जहाजों के थ्रू जो है वो रिफ्यूलिंग की गई है। फिर वो बता रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा डेलिब्रेट और प्रिसाइज जो है वो स्ट्राइक्स थी, यानी इसके अंदर पूरा वर्क उनका शामिल था, और पूरा जिस तरह से ऑपरेशन होता है उसको मॉनिटर करके उसको पूरा GPS के थ्रू कंट्रोल करके तो ये सारी की सारी बमबारी की गई। उन्हें पता था क्योंकि इतने दूर से 18 घंटे के सफर के बाद वो आके तो वैसे तो फेंक के नहीं जाएंगे अल्टीमेटली। तो ये इंतहाई वो कहते हैं हाईली क्लासिफाइड मिशन था, जो कि न्यूयॉर्क के अंदर या अमेरिका के अंदर जो है वो मिनिमम लोगों को जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं उनको पता था, यानी इंतहाई खुफिया जो है वो इस मिशन को रखा गया है, ठीक है। और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेक्सेस जो है, उनका ये कहना है ये बोल्ड और ब्रिलियंट किस्म का ऑपरेशन था, एक बहुत ही बेबाक किस्म का, कि 125 जहाज, जाहिर बात है किसी दूसरे मुल्क में 18 घंटे की मुसाफत से लाना कोई आसान काम नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रिलियंट भी है कि उन्होंने जो है वो बाद में जो इमेजेस जारी की हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो ट्रम्प साहब हैं वो तो अभी भी यानी इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इनको अमल का नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए, पाकिस्तान ने नॉमिनेट कर दिया। तो कहते हैं ये जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की कमिटमेंट है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, ठीक है, एटम फॉर पीस का जो हम स्लोगन देखते हैं पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जाता है बेसिकली कि भाई ये एटम किस लिए है, ये तो अमन के लिए है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है कह रहे हैं भाई हम ताकत के जरूर अमन लाने का ये उनका इरादा था। तो इसमें फोकस किया गया है न्यूक्लियर साइट्स को, और सिविलियन साइट्स जो है उनको टारगेट नहीं किया गया, ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो ट्रम्प साहब जो है उन्होंने सैटरडे की नाइट जो है यानी अमेरिका के अंदर सैटरडे की नाइट और ईरान के अंदर रात को 2 बजे के करीब ये स्ट्राइक्स होंगे, या हमारे टाइम के अकॉर्डिंगली, पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली रात के 2 बजे, ठीक है। और इसे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल जो है वो कहा जा रहा है फ्रोदो के ऊपर, नताज के ऊपर और इस्फहान के ऊपर, ठीक है। 2 जो साइड्स हैं यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली जहाजों के थ्रू अटैक किया।
ये उसकी मुख्तलिफ इमेजेस हैं कि किस तरह से बाद में जो है उन्होंने जहां पे अटैक किया। अब देखिए ये जो बॉम्बर है ना, ये B2 जहाज है इनका बेसिकली, ये जो परिंदे की तरह अबाबील की तरह जो है वो दिखाई देता है, आपने देखा होगा। तो ये उसकी तरह का एक जहाज है बेसिकली। अब देखिए उन्होंने किस तरह से ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है। अबाबील आपको पता है भाई कुरान के अंदर भी जो है सूरह फील के अंदर इसका जिक्र है। इसी तरह से ये आपने देखा होगा अबाबीलें उड़ती हैं और उनके बारे में कहा जाता है जैसे उन्होंने हाथियों का जो लश्कर था अबरहा का, उसको तबाह कर दिया था छोटी छोटी कंकरियां फेंक के, ठीक है, पावर से। तो व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों अहम है अमेरिका के लिए? देखिए दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए दो तरह से ये मैटर कर रहा है। अब ये जो यूएस की स्ट्राइक्स हैं बेसिकली ये न्यू लेवल ऑफ अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है कि अमेरिका, अब पहले उसे अड्डे चाहिए होते थे, ठीक है। अब अमेरिका ने क्या किया, थोड़ा सा इस बात को हम यहाँ पे समझेंगे ताकि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हों। देखिए अमेरिका को इससे पहले जैसे वो पाकिस्तान से भी मांगता है कि भाई आप अड्डे देंगे, तो हम इमरान खान साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद आप देखें रिजीम चेंज हो गया। ऐसा ही है, अब अमेरिका के पास अड्डे ऑलरेडी मौजूद हैं, कतर के अंदर मौजूद है, यूएई के अंदर मौजूद है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर जो है, यमन के अंदर मौजूद है। तो इनके पास अड्डे मौजूद हैं इस रीजन के अंदर, लेकिन इस रीजन में इसका मतलब किसी मुल्क ने भी ये हामी नहीं भरी होगी कि भाई आप हमारी बेसिस से उड़ के जाके ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि एक्चुअली में बाद में उन्हें पता तो चलना था कि भाई ये जो है वो यूएई है या फिर ये कतर है या किसने अलाउ किया। तो एक्चुअली में ईरान तो पहले ही कह चुका था कि यहाँ पे जो अमेरिका की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। तो ये एक मुश्किल जो है वो वक्त था कि भाई किस तरह से एक मुसलमान कंट्री अलाउ कर दे और बाद में फिर वो जो है वो अपने ही लोगों का वो दुश्मनी का सामना करे, या पूरे जो है वो मुस्लिम उम्मा जो है तकरीबन 3 अरब के करीब वो उसे नफरत से देखे कि भाई तुम जो है वो क्यों अलाउ किया तुमने, क्योंकि इस टाइम पे ईरान हीरो बना हुआ है, वॉर हीरो पूरी दुनिया के अंदर। तो किसी मुस्लिम मुल्क में तो इतनी हिम्मत नहीं थी, चाहे वो अमेरिका के साथ जितने भी अच्छे हों, कि भाई वो उन्हें अलाउ कर दें कि आप डायरेक्टली यहाँ से उड़े और अटैक करें। सो इसलिए अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन था कि भाई बाकी ममालिक को अगर मुश्किल से बचाना है जो अलाउ नहीं कर रहे, तो फिर अमेरिका से ही उड़ा जाए। इसलिए वो अमेरिका से ही उड़े कि अब अमेरिका तक तो ईरान जो है वो चाह के भी नहीं पहुंच सकते, आपको पता है वहां पे पहुंचना उसके लिए इतना आसान नहीं है, ना उसकी टेक्नोलॉजी उसे अलाउ करती है। ईरान के लिए यही आसान है कि भाई इसकी जो बेसिस हैं अमेरिका की इसके इर्द गिर्द में, उनके ऊपर टारगेट कर दे। अल्टीमेटली अमेरिका के ऊपर पहुंचना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अमेरिका ने दो चीजें दिखाई हैं, एक तो अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है पूरी दुनिया को, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, कि भाई देखो मैं अपने मुल्क से भी उड़ के आके इतने दूर 18 घंटे मेरे जहाज सफर करके आके तबाही कर सकते हैं, ये मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। और एक्चुअली में इससे दुनिया जो है रिकॉग्नाइज कर रही है यूएस एयरफोर्स को कि वाकई में उसने जो है कमाल किया है, ठीक है। एक बुरा काम किया जाहिर बात है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ तो उन्होंने जो है वो दिखाई है, ठीक है। तो ये एक नए लेवल का अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट है कि अपने मुल्क से बैठ के टारगेट कर सकते हैं। और उन्होंने साथ में जो है वो इजराइल जो है उसको भी सपोर्ट किया। अब जैसे कहा जा रहा था कि भाई अमेरिका शायद इस वॉर के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी आपको पता है उनकी जो कांग्रेस है वो भी अलाउ नहीं कर रही, और अभी भी कांग्रेस के अंदर उनके हालात खराब हो रहे हैं ट्रंप के लिए कि भाई आपको अलाउ नहीं किया था, आप क्यों जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर जो है कांग्रेस के अगेंस्ट में जो है वो सॉरी ट्रंप साहब के अगेंस्ट में जो है नारे वगैरह लग रहे हैं और काफी मुश्किल हो रही है उनके लिए। तो वो एक फॉर्मली जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक तरह से जो है वो इजराइल को। और ये भी कहा जा रहा है इंटरसेप्ट की तरफ से, इंटरसेप्ट जो केबल है जो जिसने पाकिस्तान के हवाले से भी काफी न्यूज दी हुई है, वो कह रहे हैं कि भैया इजराइल जो है वो बेसिकली डिक्टेट कर रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका को। इससे पहले यूएस जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी इजराइल को या दुनिया को डिक्टेट करता था। अब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं वो बेसिकली पपेट हैं। तो इसका मतलब है कि दुनिया ये मान रही है कि इजराइल या यहूदियों की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है, कि वो अमेरिका को डिक्टेट कर रहे हैं। और मजबूर कर दिया ट्रंप साहब को कि बावजूद इसके कि अमेरिकन अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन उस बंदे ने जो है वो ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए क्या इजराइल जो है उसकी लॉबिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो एयरफोर्स के B2 जो स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स थे जो कि किसी रडार में नहीं आए, ठीक है, इसको कहीं पे जो है नहीं देखा गया, रडार के अंदर नहीं आए भी, इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 14 जो है वो 30,000 पॉन्ड्स के GBU-57B मैसिव जो है वो ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिराए हैं। यानी सादे अल्फाज में आप ये कह लें कि 30,000 पाउंड के वजनी बॉम्ब जो है, 14 बॉम्ब जो है वो इन्होंने गिराए हैं, जो कि बंकर ब्रस्टर बम है, क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर फ्रोदू है, ठीक है। ये जो फ्रोदू का पूरा सिलसिला है ये पहाड़ों के अंदर बनी हुई है। तो यहाँ पे ये जो B2 है ये 600 मीटर नीचे जाके जो है वो फटता है, पूरी जमीन काम जाती है इससे, इतना ज्यादा खतरनाक है। तो बेसिकली यहाँ पे 14 इन्होंने गिराई और 30,000 जो है पौंड इनका वेट है। तो आप अंदाजा कर लें, फ्रोदू के ऊपर भी गिराए गए, नतास के ऊपर भी जो है ये गिराए गए हैं, ठीक है, अस्फान के ऊपर ये नहीं गिराए गए। तो ये इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यूज किया है, फर्स्ट ऑपरेशनल यूज था MOP का, ठीक है। यानी कि जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, ये इतने बड़े बड़े जो बम बनाए हुए थे इन्होंने, पहली दफा इसका इस्तेमाल जो है वो एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर हो गया है। 125 जहाज जो है वो स्क्वाड कर रहे थे इन जहाजों को। ये जो 7 जहाज आए थे
इनको जो है 125 जहाज इनके आगे पीछे मौजूद थे ताकि इनको ट्रेस ना किया जा सके और जो है जो दुश्मन को धोखे में रखा जा सके, ठीक है। उसके बाद जो अस्फहान की मिलिट्री साइड है, 3 साइड्स थी बेसिकली, ठीक है, 2 के ऊपर तो जहाजों से हमला किया, तो जो अस्फहान की मिलिट्री साइड है वहां पे उन्होंने जो है वो क्या किया जी, वहां पे दर्जन से ज्यादा जो है उन्होंने टॉम हॉक जो मिसाइल हैं, जो क्रूज मिसाइल हैं बेसिकली, जो समंदर की सबमरीन से टारगेट किए जाते हैं, वहां से गिराए हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उन्होंने समंदर की किस साइड से, मेडिटेरेनियन सी से गिराए हैं, ठीक है, इंडियन ओशन से गिराए हैं, कहां से फेंके गए हैं, ठीक है, ज्यादातर इंडियन ओशन का ही जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है। तो मिसाइल्स फायर हुए हैं। सो इसका मतलब ये है, और ये जो सबमरीन है ये भी बहुत ही पावरफुल सबमरीन है, जो कि बेसिकली टॉम हॉक एक बहुत ही खतरनाक किस्म का मिसाइल है, ये गिराया गया है, ठीक है, और ये यूएस नेवी के इस्तेमाल में है। सो बेसिकली 3 साइड्स को टारगेट किया गया, 2 को जो है वो टारगेट किया गया है B-2 बॉम्बर्स के थ्रू, ठीक है, और 14 बॉम्ब उनके ऊपर गिराए गए हैं 30,000 पाउंड वजनी। और दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि भाई जो है वो टॉम हॉक मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं अस्फहान की साइड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो है वो अमेरिका का एक ऑपरेशन रहा और यहाँ से ऑपरेशन करके वापस गया। अब ये वो जहाज है, देखिए जरा, जो अबाबील की तरह का है बेसिकली, आप देखिए ये B-2 बॉम्बर है, ठीक है, और इसने जो है ये इतना बड़ा हैवी वेट लेके आया और यहाँ पे आके गिराया है ईरान के ऊपर। 18 घंटे की फ्लाइट भी इसने की है। अच्छा, मजीद अगर हम इस ऑपरेशन के बारे में जानते हैं तो देखिए ये फर्स्ट जो है वो डिप्लॉयमेंट थी बेसिकली मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर की, इससे पहले इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था, ठीक है। और यूएस जो है वो सेकंड टाइम लॉन्गेस्ट फ्लाइट जो है यूएस हिस्ट्री के अंदर ये ली गई है, जो इतनी लंबी फ्लाइट जो है यहाँ पे ली गई है, और बहुत ही जो है प्रिसिशन के साथ और बहुत ही ज्यादा जो है वो कैलकुलेटेड जो है इन्होंने ये सारे का सारा सिलसिला किया है, ठीक है, और किस तरह से उन्होंने जो है वो अपने टारगेट को अचीव किया, ठीक है जी। और इसके वजह के तौर पे ये कहा जा रहा है कि अब जो नुकसान है अगर उसकी हम बात करें कि असल में टारगेट क्या था, कि भाई क्या मकसद जो है वो हासिल हुआ, तो अगर हम मकसद की बात करते हैं तो बेसिकली उस पे 2 तरह की राय हैं, ठीक है। एक राय ये है, यानी अमेरिका या ट्रम्प साहब का जो ट्वीट है अगर हम वो देखते हैं तो वो कह रहे हैं भाई ये बहुत कामयाब रहा, इसने बहुत ज्यादा जो है वो फ्रोदू जो है उसके अंदर जाके गहराई में जाके सुराख करके वहां बहुत ज्यादा डैमेज किया है, यानी उनके जो पर्पस थे वो अचीव हो गए, ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं। जबकि दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है या जो कुछ और इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये कह रहे हैं भाई कि ये इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो पहाड़ों के नीचे बनी हुई सारी लैब है तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, हाँ कुछ ना कुछ नुकसान हुआ। तो जो इनिशियल असेसमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है भाई एक्सट्रीमली सिवियर जो है वो डैमेज हुआ, जाहिर बात है हुआ होगा, बहुत ही ज्यादा जो है खतरनाक किस्म के हथियार थे। और जो डैमेज की असेसमेंट है वो फिलहाल अभी जा रही है, अभी जो ऑनलाइन जो इमेजेस जारी की गई हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखा गया है। और न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये कह रहा है कि भाई जो है वो स्फीयर डैमेज हुआ लेकिन नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि अभी तक वो मुकम्मल तौर पे तबाह नहीं हो सका। सो इसका मतलब उनको एक राउंड और लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये फ्रोदो की साइड है और ये जो आपको हल्का हल्का नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए आप, ये और ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, बेसिकली ये सुराख हुए हुए हैं, यानी इतना ज्यादा बमों का प्रेशर है कि वो नीचे सुराख करके जमीन के अंदर पेनिट्रेट करके गए हैं और वहां पे जाके फटे हैं, ठीक है। तो इसका नुकसान तो जाहिर बात है बाद में अंदाजा होगा क्या है। अब ये तो उन्होंने क्या जी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में अगर हम ईरान की बात करते हैं कि ईरान ने कैसे रिटेलिएट किया, अब देखिए फिलहाल तक अभी तक हम ये देख रहे हैं कि ईरान ने ये कहा हुआ है कि मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है, और अपने वक्त के हिसाब से दूंगा, कहां देना है वो भी मैं डिसाइड करूंगा। सो इसका मतलब अभी प्रॉपर जो है वो इसका रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया गया अमेरिका के अगेंस्ट में, क्योंकि ईरान के पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और खतरनाक हैं। चॉइस नंबर 1 ये है कि भाई वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, जिसको फैसला कर रहा है, इससे उसको भी नुकसान होगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, अरब मुल्कों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो ये भी मुसलमानों का अपना ही नुकसान है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर वो एयर बेसिस के ऊपर जो है वो अटैक करता है तो एयर बेसिस जाहिर बात है जिन ममालिक में मौजूद है वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी और मुस्लिम कंट्री के साथ भी अपने हालात को मजीद खराब कर ले और यूएन के अगेंस्ट में चला जाए, समझ रहे हैं, क्योंकि यूएन ने तो किसी की बेस यूज नहीं की, तो ये किस बेस के ऊपर ये जो है वो अगर कतर की एयर बेस के ऊपर अटैक करता है अगर ईरान, ठीक है, ये यमन के ऊपर करता है, बहरीन के ऊपर करता है, तो किस नाम से ये करेगा कि भाई हमने तो इन्हें सपोर्ट नहीं किया, आप हमारे ऊपर क्यों कर रहे हो, तो मुसलमान भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। सो इसकी जो ऑप्शन है वो लिमिटेड है, क्योंकि अमेरिकन जो तरीका इस्तेमाल किया वो एक्चुअली में एक मास्टर स्ट्रोक था, ठीक है। तो अब गो कि बुरी जाहिर बात है उसने बहुत ही जो है वो धोखा दे के सारे कुछ किया है, लेकिन फिर भी जो है उसने किया तो है, बहुत मुश्किल है उसके लिए। तो अब ये कह रहे हैं भाई हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो स्ट्रीट ऑफ तेहरान को जो है वो बंद कर, हुर्मुज को बंद कर देंगे, लेकिन इससे ईरान के लिए भी जो है वो फर्दर मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अब जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है ये बेसिकली क्रिटिकल ग्लोबल ऑयल चोक पॉइंट है, ठीक है, दुनिया का 20% ऑयल जो है वो यहाँ से जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 20% ऑयल यहाँ से क्यों जाता है। देखिए 20% ऑयल इसलिए जाता है कि देखिए ये है ईरान, बेसिकली यहाँ पे जो है वो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है और ये जो है वो
अरेबियन पेनिनसुला है। तो ये जो है यहाँ से गुजर के जाता है, बेसिकली ये 20% समंदर का यहाँ का सारा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी तेल वाले ममालिक हैं, चाहे वो कतर है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है, यमन है या बाकी ममालिक हैं, इराक है, शाम में, तो सारे ममालिक यहीं पे हैं। तो बेसिकली यहीं से उसने गुजर के जाना है, ठीक है। तो ये जो है वो चौक पॉइंट है बेसिकली एक, ठीक है। और यूएस की एयर स्ट्राइक स्ट्रेटजी के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हम इसको क्या करेंगे जी, बंद करेंगे। तो अगर ब्लॉक करते हैं तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो अपने ईरान के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें सबसे आगे इस टाइम पे चाइना है या रशिया है, ठीक है, तो रशिया को तो इससे फर्क नहीं होने लगा, लेकिन चाइना जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो ऑयल खरीद रहा है वो ईरान से खरीद रहा है, तो चाइना भी बहुत ज्यादा उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। और 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट होता है चाइना को, ठीक है। सो इसका मतलब, या फिर ईरान जो है 1.5 मिलियन बैरल एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, तो उसकी अपनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी उसकी इकोनॉमी के लिए कि वो कैसे हैंडल करेगा। जाहिर बात, अब जैसे हमारी गवादर पोर्ट है, अगर हम उसको बंद कर दें कि भाई दुश्मन इसको यूज कर रहे हैं, तो हम खुद भी तो यूज कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ जो गल्फ स्टेट्स हैं, ठीक है, जो खलीजी रियासतें हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, इस पट्टी को, 20% तेल यहाँ से जा रहा है, तो वो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनका भी नुकसान होगा। ईरान का और इन मुस्लिम मालिक का मिलकर जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये जो चॉइस है ईरान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। तो 20% यहाँ का वर्ल्ड ऑयल जो है यहाँ से जा रहा है। अब इसके के तौर पे अगर ये उसे बंद करता है तो उसका पहला असर आज हमने देख लिया कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत तेजी से ऊपर चली गई हैं, ठीक है। और 110 बैरल तक जो है वो ऑयल प्राइसेस जो है वो फिलहाल कहा जा रहा है कि वो जाएंगे। और 110 तक जाती हैं तो काफी ज्यादा, इससे भी ऊपर जाने का खतरा है, तो उससे और ज्यादा महंगाई होगी। तो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सारे के सारे जो है बेसिकली 2.6 मिलियन बैरल पर डे यहाँ से भेज रहे हैं अपना, तो इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, जो कि बेसिकली एलआई हैं एक तरह से अमेरिका की भी, लेकिन जाहिर बात है ईरान की भी तो एलआई हैं। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि 20 मिलियन बैरल्स जो है वो डेली यहाँ का फ्लो है, जिसमें कतर की एलएनजी जो है 20% एक्सपोर्ट यहाँ से होती है, तो इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा। आपने देखा पाकिस्तान ने भी ऑर्डर कर दिया कि भाई हम जो है वो हम अपने पेट्रोलियम की जखीरे को जो है वो महफूज बनाएं, लेकिन अब पाकिस्तान को भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चाहे एलएनजी की हम बात करें जो एक सस्ती मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी, और इसी तरह से जो है वो बाकी दुनिया को मालिक को भी नुकसान होगा, इसका चाइना को इसका नुकसान होगा। तो इससे जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो क्रिपल हो जाएगी, वो अपाहिज होने का खतरा है एशिया के अंदर और यूरोप के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है। और उसका जो असर है वो अमेरिका तक जरूर जाएगा, लेकिन जाहिर बात है अमेरिका के ऊपर कम जाएगा, वो सस्टेन कर लेगा। लेकिन ये जो हमारा रीजन है, ठीक है, एशिया का रीजन जो है, या खास करके साउथ एशिया है, इसके ऊपर बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पे असर आएगा इसके ऊपर, अगर ये चॉइस लेता है। अब देखिए इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है, ये ओमान है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड पे जो है वो ये ईरान है, ठीक है, इस साइड पे यहाँ पे आगे पाकिस्तान है। तो यहाँ से ये सारे के सारे ये 20% जो है वो ट्रेड होती है ऑयल की। ये जितने भी मालिक हैं, चाहे यूएई हो, चाहे ईरान का अपना ऑयल हो, कतर का ऑयल हो, वो सारा यहाँ से जो है वो गुजर के जाता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें स्ट्रीट की, बेसिकली स्ट्रीट किसे कहते हैं ज्योग्राफी में, दो जमीन के बीच में जो समंदर की एक तंग पट्टी होती है ना, उस तंग पट्टी को जो है स्ट्रीट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 33 किलोमीटर जो है वो इसकी जो है लंबाई है बेसिकली, और 20% ऑयल गुजरा है, यानी कि इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन अहमियत के एतबार से बहुत बड़ी है। यहाँ पे इस मैप के अंदर देखिए तो ये है स्टेट ऑफ हुर्मुज, ये ईरान है, ये पूरे का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये स्टेट ऑफ हुर्मुज है जहां से गुजर के जा रहा है। सो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चाइनाज डिलेमा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो खतरा पैदा होगा या हो रहा है वो चाइना के लिए हो रहा है। अब देखिए इसी तरह से जो है वो एक मुल्क दूसरे मुल्क की वॉर के अंदर शामिल हो रहा होता है, क्योंकि उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं दांव पे लग रहे होते हैं। अब चाइना जो है अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया जाता है तो चाइना को बहुत बड़ा इससे नुकसान होगा, क्योंकि उसका जो बहुत ज्यादा इन्हिसार है वो गल्फ के ऑयल के ऊपर है, और इसके साथ साथ ईरान के साथ उसके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसीलिए चाइना जो है वो डी एस्केलेशन के ऊपर जोर दे रहा है, इस वॉर को खत्म करने के ऊपर। और चाइना का बिल्कुल मशवरा नहीं दे रहा कि भाई आप जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करें, क्योंकि ये लाइफ लाइन है चाइना के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो इससे ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो चाइना अभी तक दुनिया में कंपीट क्यों कर रहा है अपनी जो है वो बेसिकली चीप प्रोडक्ट्स के थ्रू। तो जब उसकी इंडस्ट्रीज को महंगा ऑयल मिलेगा तो एक्चुअली में जो चीजें हैं, जो फिनिश गुड्स हैं, वो फिनिश गुड्स भी जो हैं वो महंगे दामों में मिलेंगी, यानी वो चीजें सारी महंगी हो जाएंगी। तो चाइना की इकोनॉमी को अल्टीमेटली नुकसान होगा, एक तो टैरिफ की वजह से नुकसान होगा, ऊपर से इसकी वजह से। जबकि अगर आप ये कहें कि अमेरिका को भी नुकसान होगा, तो अमेरिका को देखिए ऑयल से कम नुकसान है। उसका रीजन ये है, इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका यहाँ से ऑयल लेता है, लेकिन अमेरिका में अपने मुल्क के अंदर बहुत बड़े ऑयल रिजर्व मौजूद है। और जैसे अब वो कह रहे हैं कि हम अलास्का जो है उस वहां से भी जो है ड्रिलिंग करेंगे, तो इसका मतलब यही है कि ट्रंप तो ऑलरेडी कह चुका है कि हम अपनी ड्रिलिंग के ऊपर भी इन्हिसार करेंगे। सो अमेरिका को शायद ऑयल प्राइसेस से इतना फर्क ना पड़े जितना चाइना को पड़ेगा इसके कंपटीशन के अंदर। तो इस तरह से अमेरिका शायद जो है डबल गेम
या डबल बेनिफिट हासिल कर ले, एक तीर से दो निशान जिसे कहते हैं। अगर यहाँ पे जो है ना बंद कर देगा तो एक तो अमेरिका चाइना को नुकसान होगा, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है वो जो यहाँ पे ईरान है उसके ऊपर प्रेशर डबल आ जाएगा कि भाई आप ऐसा ना करें, क्योंकि जो खलीजी रियासतें हैं ये इसको अलाउ नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये तो अभी तक ईरान का जो है वो रिस्पॉन्स था। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, ठीक है जी। और आपको पता है कि 2 दिन पहले हमने क्या किया कि हमने जल्दबाजी के अंदर जो है वो आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई थी ट्रंप साहब के साथ, 2.5 घंटे मुलाकात। और उस टाइम पे आपसे ये कहा था कि ट्रंप अगर 2.5 घंटे दे रहा है तो ट्रंप कभी भी ये सोच के नहीं देगा, जो कहा गया था मीडिया के अंदर कि भाई वो आसिम मुनीर साहब की प्रेज कर रहा है, उनकी तारीफें कर रहा है कि भाई आपने मेरी बात मान के जंग को खत्म कर दिया और बड़ी मेहरबानी आपकी, और आप जो है कुछ मशवरे दे दो। ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। असल मकसद यही था कि ईरान के हवाले से वहां पे डिस्कशन की गई है और ईरान को कहा गया था कि आप बेहतर जानते हैं हमसे, और मैंने कहा था कि ईरान हमारे लिए जो है वो एक और अफगानिस्तान जो है वो साबित होने जा रहा है, और हम कैसे रिएक्ट करेंगे हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ना हम अमेरिका को ना कर सकते हैं, ना हम ईरान को छोड़ सकते हैं। तो ये वही डबल गेम वाला हमारे पास सीन आ चुका है कि अब इस टाइम पे हम जो है वो एक साइड से अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, एक साइड से ईरान के साथ भी खड़े हैं, जो हमने जो है वो 9/11 के बाद किया। 9/11 के बाद भी हमने डबल गेम की, ठीक है, और अब तो पाकिस्तान खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है जी। डबल गेम क्या की, एक साइड से तालिबान को हमने ही सब कुछ पावर दी कि यहाँ पे अमेरिका खिलाफ लड़ते रहे, और दूसरी साइड से हम जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स और अमेरिका को यहाँ पे जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते रहे हैं, पूरा जो है वो नॉन नेटो एलाई बन के मुशर्रफ साहब के टाइम पे। तो इसका मतलब अब भी शायद जो है वो हम एक और नई वॉर के अंदर इसी तरह से ही इन्वॉल्व होंगे कि हम कंडेम भी करेंगे, लेकिन हम दूसरी साइड से अब देखेंगे हमारे हालात क्या हैं। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी आज मीटिंग हुई है, और उन्होंने रीअफर्म किया है ईरान के राइट को, सेल्फ डिफेंस को, और ये कहा है कि जो यूएस की स्ट्राइक्स हैं वो अच्छी नहीं है, ठीक है, गो के कंडेम नहीं किया खुल के, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो अब देखिए यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी जो है पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर भी मौजूद थे, और स्ट्रांगली कंडेम किया गया है। ये कहा जा रहा है कि भाई यूएस की जो स्ट्राइक्स हैं, लेकिन वो स्ट्राइक्स को कंडेम किया गया, अमेरिका को ये नहीं कहा गया कि आपने जो है वो क्यों ऐसा कर दिया और आपको नहीं करना चाहिए था। तो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनके ऊपर जो अटैक किया गया है, और बेसिकली कहा गया कि ये यूएन के चार्टर के खिलाफ है, और आईएईए रेजोल्यूशन जो है उसके भी खिलाफ है, और इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपने 3 साइड्स के ऊपर जो अटैक किया है। देखिए अब इससे पाकिस्तान को भी एक थोड़ा सा लर्निंग मिल रही है। इस टाइम पे पाकिस्तान बहुत परेशान है, याद रखिएगा पाकिस्तान के लिए इस टाइम पे, या पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके लिए इस टाइम पे बहुत बुरे हालात हैं। क्यों? इस टाइम पे वो पहले वाले हालात यानी कि 9/11 के बाद के हालात हमें बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत बदल चुका है। उस टाइम पे शायद ये जंग हो गई, हम इसमें शामिल हो गए, तब अवाम को पता चला कि हम शामिल हैं, लेकिन आज अवाम जो है वो मुसलसल एंगेज है, और वो इस बात के ऊपर नजर रखे हुए है कि पाकिस्तान किसी और जंग का हिस्सा तो नहीं बन रहा। लेकिन दूसरी साइड से पाकिस्तान को ईरान की तरफ से, या हमारी जो शिया कम्युनिटी है, जाहिर बात है वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वहां से भी ये प्रेशर है कि भाई आप ईरान की सपोर्ट में जाएं। तो खुद भी जो है वो आपको पता है आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत मुश्किल होगी। तो अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यानी कि कहने का मतलब ये कि अब क्या यहाँ पे कहा जाए खुल के, आपको पता है चीजें थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए भी कहना। तो कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान क्या अमेरिका का साथ दे, क्योंकि अगर अमेरिका का साथ देता है तो अल्टीमेटली जो पब्लिक है वो इसको किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेगी अगर आप खुल के सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर दरपर्दा आप करते हैं तो वो अलग चीज है। जैसे नोबेल प्राइज आपने दिया तो कितना ज्यादा तनकीद इसके ऊपर हुई है कि आपने नॉमिनेट क्यों किया, और अभी जैसे मौलाना फजल रहमान जैसे मजहबी हल्के जो है उस बात पे खड़े हो गया कि भाई आप क्यों नॉमिनेट किया आपने इस बात के ऊपर, लेकिन अब फिलहाल तो ये नॉमिनेट हुआ हुआ है। दूसरी साइड से जो है वो अगर ईरान की हम पीठ में छुरा घूमते हैं तो ये भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हमारा हमसाया है, ठीक है, और वो इंडिया के साथ हमारी वॉर में खड़ा रहा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हालात हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कंडेम कर दिया है। और यूएनएससी के अंदर भी अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, तो पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर हैं बेसिकली उन्होंने वहां पे भी सपोर्ट किया है उस रेजोल्यूशन को कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। ये रेजोल्यूशन चाइना और रशिया जो है मिल के पेश कर रहे हैं, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश की जा रही है, और जिसमें इमीडिएट सीज फायर की बात की गई है और सिविलियंस की प्रोटेक्शन की बात की गई है, ठीक है, और उन हालात पे बात की गई जो यूएस ने एयर स्ट्राइक्स की हैं। तो बेसिकली ये कहा जा रहा है भाई कि ईरान के जो फ्रोदो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पे स्ट्राइक्स की गई हैं, वहां पे भी 60% ही जो है यूरेनियम एनरिचमेंट थी, वहां पे कौन सा एटम बम जो है बनाया जा रहा था, ठीक है, यानी एटम बम तो वहां पे भी नहीं बन रहा था कि आपने वहां पे हमला कर दिया इतना खतरनाक। तो इस वजह से जो हमारे इन्वेस्टर साहब हैं वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो पाकिस्तान अगर हम स्टेट लेवल के ऊपर देखें, अब देखिएगा यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही हैं और ये बहुत खतरनाक है। अगर आप जो है वो देखेंगे, एक बुक आपने पढ़ी होगी, उसका नाम सुना होगा, ठीक है, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। तो नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान के अंदर वो कहता है भाई 4 लेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। 4 लेयर्स में जो पहली लेयर है
ऑथर ये कह रहे हैं कि वो हमारे पास जो है वो हमारी इलीट है, पॉलिटिकल इलीट हो गई या टॉप लेवल की जो हमारी इलीट है। आज जो आप देख ले असेंबलियों के अंदर बैठे हुए ये बड़े बड़े खानदान हैं, चाहे वो जरदारी खानदान हो गया, चाहे वो नवाज शरीफ खानदान हो गया, तो ये पॉलिटिकल इलीट है, वो ये कह रहा है। ठीक है, दूसरी साइड पे वो कह रहा है यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री का नाम आप ले लें, ठीक है जी, यहाँ पे मिलिट्री मौजूद है, उसका रोल मौजूद है। तीसरी साइड पे यहाँ पे मजहबी हलके मौजूद हैं या मजहबी जो जमातें हैं वो मौजूद हैं। और चौथी साइड पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे जी पब्लिक का जो स्ट्रॉन्ग एक ओपिनियन है वो मौजूद है, या पब्लिक के लीडर मौजूद है। जैसे कि कोई जो है वो नीचे से कोई जमात ऊपर आ गई चुन के, जो शायद कि पहले बहुत ऊपर नहीं थी या उतनी ज्यादा पावरफुल पैसे वाली भी नहीं थी, तो वो ऊपर आ गई। सो बेसिकली ये जो चार पैराडाइम है उसमें वो कह रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि भाई वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखे, ठीक है, चाहे सिविलियन गवर्नमेंट कोई भी हो। ये बुक का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं अपने से बात नहीं कर रहा। ठीक है, वो कह रहा है भाई कि आप वो एस्टेब्लिशमेंट, ये हमेशा से अमेरिका ये चाहता है कि सिविलियन गवर्नमेंट तो वहां पे कंट्रोल कम है, इसलिए वो हमेशा जो है वो मिलिट्री के साथ बना के रखने की कोशिश करता है और मिलिट्री के थ्रू ही अपने मामला चला रहा होता है। सिविलियन गवर्नमेंट की उसको ज्यादा परवाह नहीं होती। तो इसकी प्राइम एग्जांपल इस बुक की हम देखते हैं नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान की, कि अभी एक्चुअली में हमने देखा कि आसिम मुनीर साहब के साथ जो मीटिंग हुई है कि वो मिलिट्री लीडर है, लेकिन उनके साथ कहा गया कि हम एआई पे बात करेंगे, क्रिप्टो करेंसी पे करेंगे या इकोनॉमी पे करेंगे। हालांकि मिलिट्री लीडर का तो कोई रोल नहीं है। अगर एक्चुअली में भी आप जो है वो अनबाइस्ड होके देख लें, ठीक है, तो उनका तो कोई रोल नहीं है कि ट्रम्प साहब उन्हें कह रहे हैं, उनका क्या काम है एआई से। सो इसका मतलब ये है कि वो यही बताना चाह रहे हैं कि भाई हम आपको ही पावरफुल समझते हैं, तो आपके थ्रू ही हम मामला को आगे लेके चलेंगे, वही जो 9/11 के बाद हुआ था। तो शायद हमारी यहाँ पे जो स्टेट है वो इस टाइम पे दो हिस्सों में तकसीम हमें नजर आ रही है। ठीक है, और वो तकसीम इस तरह से है कि वो बेसिकली यानी एक डेलिबरेटली जो है वो जानबूझ के तकसीम हमें दिखा रही है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है शायद वो हमें ये दिखा रही है कि हम ईरान के साथ हैं। जैसे आपने देखा कि जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कह रहे हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर है। लेकिन दूसरी साइड से हम ये देख रहे हैं कि भाई किस वही गवर्नमेंट जो है उन्होंने ट्रम्प साहब को जो है पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। तो ये कुछ आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो उनका अभी भी जो है या उनकी जो मामलात हैं वो शायद अमेरिका के साथ वो और तरह से चलना चाह रहे हो और सिविल गवर्नमेंट को कुछ और तरह से चलाना चाह रहे हो। तो ये अब देखेंगे अब क्या जो है वो हालात बनते हैं। ये एक जो है वो असेसमेंट ही हो सकती है जिसको हम शायद यहाँ पे खुल के नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं जैसे हालात है पाकिस्तान के। तो एक्चुअली में अब देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या पाकिस्तान नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो अप्लाई होगा यहाँ पे कि नहीं होगा। ठीक है, तो लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान जो है फिलहाल जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कंडेम कर रही है इन अटैक्स को। आगे बढ़ते हैं। वी विल एंड दिस वॉर, ईरान वॉर्स गैम्बलर ट्रम्प। ठीक है, वो बेसिकली ईरान ये कह रहा है कि भाई जंग शुरू तो आपने की है लेकिन अब ये जंग खत्म हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं मल्टीपल टाइम्स जो है वो ये बयान आ रहे हैं। तो ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स हैं, ठीक है, जो उनकी आइडियोलॉजी प्रोटेक्टर फौज है, वो बेसिकली ये कह रही है कि जंग जो है वो अमेरिका ने या इसराइल ने शुरू की है लेकिन अब हम खत्म करेंगे। और वो गैम्बलर कह रहे हैं ये जो आपने स्ट्राइक की है तो आपने क्या किया, एक जुआ खेला है, इसका आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बेसिकली वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका से इसका बदला लेंगे और जंग हम अपनी मर्जी से खत्म करेंगे, आपकी चॉइस के ऊपर खत्म नहीं करेंगे। जो आपने इसराइल को ज्वाइन कर लिया, वो कह रहे हैं ये इसराइल की यहीं पे शिकस्त है। और हकीकत यही है, अगर हम इसको देखें तो ये इसराइल की शिकस्त है, क्योंकि ईरान अकेला है और ईरान अकेले ने जो है वो इसराइल को इतना मजबूर कर दिया कि अमेरिका जो है वो मजबूर होकर शामिल हुआ है। सो इसका मतलब ईरान की पावर ज्यादा है, उसने साबित कर दिया, इसराइल को शिकस्त दे दी है। तो अब वहां पे वो कह रहे हैं कि भाई आप साथ में शामिल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे वो जैसे स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात की गई है, तो वो कह रहे हैं हमारे पास जो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं वो आपकी बेसिस भी हैं। ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास जो है अब ये हक है क्योंकि आपने पहल कर दी, अब हम इसमें हक रखते हैं कि हम आपके ऊपर जो है वो जवाब देंगे। क्योंकि ईरान के लिए खुद मुश्किल है कि एक साइड से जो है बशर अल-असद की गवर्नमेंट नहीं है, अब हिजबुल्लाह के लिए मुश्किलात है, हमास जो है वो अब उस तरह से काम नहीं कर रही, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो कह रहे हैं जंग हम खत्म करेंगे और इस जंग को हम आगे लेके चलेंगे। और न्यूक्लियर साइट्स आपने खत्म कर दी लेकिन हमारे दिमाग से आप वो डाटा तो खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली ये इनकी बेचारगी भी एक तरह से है कि वो कह रहे हैं कि भाई अब क्या करें, अब वो जब खत्म कर दी हैं तो बेचारे क्या करें। अब यही कह सकते हैं कि हम जो है वो दिमाग से दोबारा उन चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो उनको तो शर्म नहीं है, सालों की मेहनत जो है वो उन्होंने जाया की है किस तरह से, हालांकि कोई एटम बम कुछ भी नहीं था, लेकिन किस नाम के ऊपर यहीं पे हमें यूएन का एक बड़ा फेलियर नजर आता है, इस दुनिया के निजाम का फेलियर नजर आता है कि कैसे जो है वो ताकतवर रूल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको अब इतना डैमेज कर दिया गया कि एक्चुअली में अब बहुत मुश्किल हो चुका है कि वहां पे मजीद काम करना। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो है वो दोबारा से हम इन्हें बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डेंजरस एस्केलेशन। अब वर्ल्ड लीडर्स जो है वो कैसे ईरान के ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का तो हमने देख लिया, पाकिस्तान जो है उसने कंडेम कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को इस बात का भी अंदाजा है कि अगर हम सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है कोई मुस्लिम मुल्क सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि 54,000 अमवात इस टाइम पे ये शहादतें जो है वो गजा के अंदर सिर्फ हो चुकी हैं। तो ईरान तो भी बात में है, तो गजा को तो भी कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। समझ गए।
तो बेसिकली जो ग्लोबल रिएक्शन है उसमें जो यूएस है वो तो इसको बहुत ज्यादा जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई हमने कमाल कर दिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दुनिया जो है उस टाइम पे तकसीम हुई भी है, ठीक है। दुनिया हमें तकसीम होती हुई ज्यादा दिखाई दे रही है। यही हमें हालात जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले देखने को मिले, यही वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले देखने को मिले कि दुनिया कैसे तकसीम हुई हुई थी। पोलराइजेशन जो है वो दुनिया के अंदर हमें देखने को मिल रही है। कोल्ड वॉर में आप देखें यही हुआ, लेकिन कोल्ड वॉर में क्योंकि वो कोल्ड वॉर थी, वो प्रॉपर जो है कोई वॉर तो स्टार्ट नहीं हुई इतनी बड़ी पावर्स के बीच में। अभी भी हम देख रहे हैं कि वॉर इसी तरह से ही चल रही है। तो अब यहाँ पे देखिए जो यूएस है और उसके जो इत्तेहादी हैं वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, यानी यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, तो वेस्टर्न पावर्स या आप ये कह लें कि नेटो की जो पावर्स हैं अभी भी वो इसको सपोर्ट कर रही हैं अमेरिका को कि भाई आपने बहुत अच्छा किया, इसराइल को बचा लिया, ठीक है। गो कि मैंने कहा था कि वो यूरोप अब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, वो चाहता है वॉर खत्म हो जाए। लेकिन जो ईस्टर्न पावर्स हैं, ठीक है, जो रशिया है, खास करके चाइना है, वो इसको शदीद जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं, सिवाय इंडिया के। इंडिया इस टाइम पे जो है वो नॉन अलाइनमेंट में खड़ा है। इंडिया ना तो अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, ना ही जो है वो इस टाइम पे जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। तो इस टाइम पे शायद इंडिया के लिए ज्यादा बेहतर ना हो कि वो अगर ये सोच रहा है कि वो किसी की साइड नहीं लेगा तो मुश्किल होगी, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल जो रिस्पांस है काफी ज्यादा स्ट्रांग आया है, और जो रशिया है उसने कंडेम किया और कहा कि भाई आप इस मामले को मजीद आगे लेके जाना चाह रहे हैं और एक नई वॉर जो है वो अमेरिका यहाँ पे शुरू करना चाह रहा है। और वो कह रहा है वर्ल्ड वॉर थर्ड जो है उसका खतरा पैदा हो रहा है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा से जो चाइना है वो भी ये कह रहा है कि आपने बहुत गलत किया और डी एस्केलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि ये वॉर फिलहाल चाइना के हक में नहीं है, क्योंकि चाइना ट्रेड के ऊपर उसकी इकोनॉमी बेस करती है, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो असला सेल कर करके आर्सनल्स के ऊपर बेस करती है। इसी तरह से फ्रांस जो और यूके जो है ये तो सपोर्ट कर रहे हैं। सऊदी अरब की बात करें तो ये जो है वो सपोर्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। ना इन्होंने ईरान को सपोर्ट किया कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से यूएन जो है जो सबसे पावरफुल इदारा है, वो बेचारे भी जो कह रहे हैं कि भाई डेंजरस एस्केलेशन है, आप खत्म करते हैं। तो उसका मतलब ये है कि दुनिया इस टाइम पे शदीद तकसीम है, ठीक है। अब एक रिपोर्ट है, और रिपोर्ट क्या है जी, एशिया करंटली वार्मिंग नियरली ट्वाइस एज फास्ट एज ग्लोबल एवरेज, ठीक है। डब्ल्यूएमओ की रिपोर्ट है आज के दिन की, और ये कह रही है कि जो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक जो है वो अब उसका क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आई है। इसको आप जो है वो इंग्लिश एस्से के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर अगर आपसे क्लाइमेट चेंज पे पूछा जाता है, जो कि हॉट टॉपिक है, तो आप उस वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि एशिया जो है वो 2x के साथ इस टाइम पे जो है वो गर्म हो रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर दुनिया 50 साल में क्लाइमेट चेंज से तबाह होती है, तो जो एशिया है वो 25 साल में तबाह हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, आप अगर ये समझ रहे हैं कि दुनिया तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो जंगों से खत्म हो जाएगी, हम बचे रहेंगे, तो हमें मौसम मार देगा, ठीक है। तो कुछ को जंगे मार देंगी, कुछ को मौसम मार देगा, बचेगा कुछ नहीं। यहाँ पे इस तरह के हालात जो हैं, और इकोसिस्टम और इकोनॉमीज के ऊपर बहुत बड़ा असर आ रहा है। सी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स जो है वो बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं। 2024 की एक्सट्रीम हीट वेव रही है, यहाँ पे समंदर के अंदर की गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और नॉर्दर्न इंडियन ओशन, खास करके जापान का रेफरेंस दिया जा रहा है, चाइना का समंदर जो है वहां का, कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो रहा। इसी तरह से ग्लेशियर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा जो है पिघले हैं माउंटेन्स जो है वो। और हम देख रहे हैं कि बहुत तेज से स्नोफॉल जो है वो कम हो गई है, एक्सट्रीम हीट वेव्स हैं, फ्लड्स बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड जो है वो रेनफॉल्स हो रही हैं, जिसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर भी आप ले लें कि जून में भी आपने देखा कि जैसे बाबू सट्टा वगैरह के इलाके जो दिखाई आपने कि वहां पे बर्फ हो रही है, भाई इस तरह के हालात हैं। तो पाकिस्तान जो है वो काफी खतरे में है, और पूरे का पूरा एशिया जो है वो बेसिकली खतरे में है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इफ द यूएन चार्टर फेल्स अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स इन क्लोजर देन वी थिंक, ठीक है। अब देखिए, अब बेसिकली थोड़ा सा इसको जरा लार्जर कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए कि एक्चुअली में डिबेट क्या है। देखिए, डिबेट ये है कि दुनिया में इस टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि 3 जंगें जो हैं वो हो रही हैं, ठीक है। 3 जंगें इस टाइम पे एक ही टाइम पे लड़ी जा रही हैं, और नॉर्मली ऐसा हमें दुनिया की हिस्ट्री के अंदर, अगर वैसे पास्ट हिस्ट्री देखें जाहिर बात है हमें देखने को मिलता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि टाइम पे 3 बड़ी-बड़ी जो है वॉर लड़ी जा रही हो। अब देखिए, हम सबसे पहली वॉर ये देख रहे हैं कि भाई एक साइड पे रशिया है और दूसरी साइड पे यूक्रेन है, ठीक है। तो एक वॉर तो हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं इजराइल है, ठीक है, और गजा वॉर है, ठीक है। तो हम ये इनकी वॉर देख रहे हैं। तीसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं इजराइल है और ईरान है, तो ये वॉर हम देख रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि 3 मुख्तलिफ जो है वो इस टाइम पे जंगें लड़ी जा रही हैं। एक कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर लड़ी जा रही है, एक कॉन्टिनेंट एशिया में लड़ी जा रही है, ठीक है, और एक दो बेसिकली एशिया के अंदर ही है, मिडिल ईस्ट का आप अलग से कह लें, ठीक है। तो ये जो जंगें हैं अब हमें क्या बता रही हैं कि हम हालात जो दुनिया के हैं वो इंतहाई खराब नौइयत पे जा रहे हैं। अब जैसे इजराइल को जो है वो ज्वाइन किया गया अमेरिका की तरफ से,
ठीक है। तो अब ईरान का तो फिलहाल कोई सपोर्टर नहीं है, अब सबसे अनफॉर्चुनेट ये है। लेकिन लेट्स सपोज कल को अगर इसे रशिया ज्वाइन कर लेता है, रशिया ये कहता है, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है रशिया और ईरान की, तो अगर रशिया इसे ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि रशिया इस टाइम पे वॉर देख रहा है, तो वो शायद डबल फ्रंट्स के ऊपर अगर लड़ सका तो लड़ेगा कि अच्छा है कि भाई इनको एंगेज किया जाए। अगर रशिया इसको सपोर्ट करता है, अमेरिका ने इसराइल को सपोर्ट किया, ठीक है, तो रशिया इसको सपोर्ट करे या चाइना इसको सपोर्ट करे, तो बेसिकली क्या होगा, ये वही है जो वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। फिर वहां से जो है वो यूके और फ्रांस जो है वो इसको ज्वाइन करेंगे, और इसी तरह यहाँ से फिर जो है बाकी ममालिक जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह हो गए वो ज्वाइन कर सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से वही तकसीम हो रही है और काफी खतरनाक एज पे पहुंच चुकी है, और WW3 वाले हालात जो है हम देख रहे हैं। अब इससे पहले अगर हम यूएन की बात करते हैं, तो देखिए यूएन को क्यों बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है जब हुई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले से पहले कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो जंगों को रोकता। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो है वो क्या बनाया गया जी, बेसिकली लीग्स ऑफ नेशन बनाई गई। अब ये जो लीग्स ऑफ नेशन थी, अब लीग्स ऑफ नेशन का मकसद ये था कि भाई दुनिया में जंगे रोके, लेकिन हम ये देखा कि लीग्स ऑफ नेशन फेल हो गई और 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई। सो इसका मतलब लीग्स ऑफ नेशन फेल हुई तो वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुई, समझ रहे हैं। और लीग्स ऑफ नेशन क्यों फेल हुई, क्योंकि दुनिया में वही हॉस्टिलिटीज, वही इटली के अंदर मुसोलिनी की हुकूमत, वही जो है वो जर्मनी के अंदर हिटलर ने जो तबाही स्टार्ट कर दी, समझ रहे हैं, वही रशिया के अंदर जार ने जो स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली दुनिया अपनी मनमानी पे आ गई, इस वजह से लीग्स ऑफ नेशन फेल हो गई कि मुख्तलिफ ममालिक ने जो है वो अपने आप जो है वो रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया। सो वर्ल्ड वॉर सेकंड में 1942 में भी अब वॉर जो है वो अपने बिल्कुल पीक पे थी, तो अटलांटिक चार्टर हुआ, ठीक है। अटलांटिक चार्टर जो है वो दो ममालिक के बीच में हुआ बेसिकली, एक जो है वो यूएस था, दूसरा जो है वो रशिया था, सॉरी जो यूके था, ठीक है, क्योंकि यूके उस टाइम पे बड़ी पावर था और यूएस थोड़ी छोटी पावर था। तो इन दोनों ने फैसला कर लिया था कि भाई हम एक ऐसा इदारा बनाएंगे इस वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो एक्चुअली में दुनिया को जंगों से बचा सके। फिर क्या हुआ कि 1945 के अंदर जो है जब यूएन को बनाया गया, तो वो जो एलाइड पावर्स थी या जो फातेह थे बेसिकली, वो पांच ममालिक जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है, फातेह यानी कि यूएस था, यूके था, फ्रांस था उसके अंदर, ठीक है, रशिया था और चाइना था। तो ये वो पांच ममालिक थे जिन्होंने जो है वो मिल के यूएन की बुनियाद रखी। यहां तक समझ गए आप बात। तो जब 1945 में इसकी बुनियाद रखी गई, तो इस बेस के ऊपर रखी गई कि अब दुनिया अपनी मनमानी नहीं करेगी, यूएन की बात सुना करेगी और यूएन जंगों को रोकेगा। लेकिन आज हम 2025 के अंदर ये देख रहे हैं कि यूएन फेल हो गया, क्योंकि दुनिया में तीन तीन जंगें तो चल रही हैं और यूएन कुछ भी नहीं कर पा रहा सिवाय बयानबाजी के। सो इसका मतलब इतना बड़ा पैसा जो यूएन पे लगाया गया, इसके स्ट्रक्चर पे लगाया गया, इतना भाग दौड़ धूप, इतने इंटरनेशनल इवेंट्स, वो सब बेकार गया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम वर्ल्ड वॉर 3 के दहाने पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि लीग्स ऑफ नेशन की तरह यूएन भी फेल हो रहा है, और अब जब यूएन फेल हो गया तो एक्चुअली में एक और वॉर के लिए हम तैयारी कर लें, और उसके बाद शायद किसी और दुनिया अगर बची तो किसी और की हम तैयारी करेंगे, किसी और इदारे की इससे पावरफुल की, समझ रहे हैं। तो दुनिया जब अपनी मनमानी करती है तो उसका नतीजा ये निकलता है। तो ये आपसे जो है वो एग्जाम में जरूर याद करिए, पूछा जाएगा कि भाई अब यूएन का रोल क्या हम देख रहे हैं। तो जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, बेसिकली जो उसका चार्टर बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है, ये जो मुत्तहिदा अक़वाम्स हैं, इन मुत्तहिदा अक़वाम्स का 1945 के अंदर, अब हम ये देख रहे हैं कि वो उस टाइम पे इसलिए बना था कि एग्रेशन को रोका जा सके, ठीक है। तो अनचेक्ड एग्रेशन जो है, यानी कि जो जिसका जैसे जर्मनी का अनचेक्ड एग्रेशन था ना, मुंह उठाया और उसने जो है पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड जब स्टार्ट हुई। अब यही जो है जैसे जर्मनी ने मुंह उठाया और अटैक कर दिया, अब यही काम इजराइल ने किया, मुंह उठाया और उसने क्या कर दिया जी, उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। तो अनचेक्ड एग्रेशन अब भी है और उस टाइम पे भी मौजूद थी। तो उस टाइम पे उन्होंने इसलिए बनाया था कि इसके प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि जो अनचेक जो है ये मामला चल रहे हैं, जिसका दिल कर रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स को पामाल कर रहा है, सोवरेनिटी को पामाल कर रहा है, डिप्लोमेसी को पामाल कर रहा है, ऐसा ना करे। लेकिन अब भी यही हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इन वॉर्स के अंदर, सुवरेनिटी की को पामाल करना, दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करना, डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत को हल न करना। तो आज भी वही सेम हालात हैं जो हम देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले थे। इसलिए आज हम चाहे गजा हो, सूडान हो, ईरान हो, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई आज मामला जो किस साइड पे जा रहे हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें ये लग रहा है कि भाई अब जो है दुनिया क्या जा रही है जी, अ वर्ल्ड विदाउट रूल्स, कि दुनिया ऐसी हो चुकी है कि जहां पे कोई भी जो है बेसिकली अब रूल्स जो है वो कवानीन नहीं है, ठीक है। तो कवानीन कहाँ नहीं होते? कवानीन जंगल में नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है ना। जंगल का कोई कानून नहीं होता ना, जैसे कहा जाता है जंगल में एक ही कानून है और वो है ताकतवर का। ताकतवर कौन है जी? जंगल का राजा कौन है? बच्चे से भी पूछें तो वो कहेगा शेर है जंगल का राजा। शेर क्यों है? क्योंकि वो पावरफुल है, जिसका दिल करता है उसको पकड़ता है, मारता है। तो शेर में जंगल के अंदर सॉरी क्या है? माइट इज राइट है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जंगल के अंदर ताकतवर की हुकूमत है। तो अब दुनिया भी जब कवानीन के बगैर होगी, या एक रियासत जब कवानीन के बगैर होती है, तो उसका वो हाल होता है जो पाकिस्तान का है आज कवानीन के बगैर।
ऐसा ही है। तो इसका मतलब दुनिया का भी यही हाल होने लगा है, ये अनार्की इसी साइड पे आगे बढ़ेगी और हम इस तबाही को मजीद देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो यूएन का चार्टर है वो कोलैप्स कर रहा है, हम ये देख रहे हैं। और इसकी एग्जांपल दी जा रही है जी लॉर्ड ऑफ फ्लाइट्स के सिनेरियो की। ये जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइट्स के सिनेरियो है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो पावरफुल जो है वो बेसिकली डिक्टेट कर रहे हैं दुनिया को कि कैसा होना चाहिए। और पावरफुल में अमेरिका जो है एक साइड पे डिक्टेट कर रहा है, दूसरी साइड पे रशिया की अपनी मर्जी है। रशिया जैसे उसके सदर साहब प्यूटन ने बयान दिया कि भाई एक पुराना मुहावरा है कि जहां पे रशियन सोल्जर पांव रख दे वो जमीन उसकी हो जाती है, यानी यूक्रेन अब हमारा है, जैसे उन्होंने 2-3 दिन पहले बयान दिया। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि एक साइड पे रशिया है, एक साइड पे ये है जंगल का शेर, और एक साइड पे जो है चाइना अपनी तैयारी कर रहा है कि भाई मैं भी हूं सामने। सो हम जब इस तरह से मल्टीपोलैरिटी देख रहे हैं तो ये अच्छी भी है लेकिन ये खतरनाक भी है, क्योंकि जब दो मुर्गे ताकतवर होते हैं तो याद रखिएगा उनमें लड़ाई होती है जब तक एक जीत नहीं जाता। तो यहाँ पे भी ये लड़ाई अब उसी की ही हो रही है बेसिकली। तो ये इंटरनेशनल लॉ जो है अब वो मीनिंगलेस होता जा रहा है, ये कहा जा रहा है। और जो जियोपॉलिटिकल और सेल्फ इंटरेस्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं जी डिप्लोमेसी हो गया, अच्छा क्लाइमेट के ऊपर हो गया, जस्टिस सिस्टम के ऊपर हो गया, तो जो बड़े बड़े दुनिया के इशू हैं उनको साइड लाइन पे करके अब हम हालात इस तरह के देख रहे हैं। सो यूएन जो है यानी अक़वाम मुत्तहिदा जो है, या मुत्तहिदा अक़वाम कहूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मुत्तहिदा अक़वाम का ये जो पूरे का पूरा एक बैठक बनी हुई थी यूएन की जनरल असेंबली, जहां पे करोड़ों डॉलर्स हर साल खर्च किए जाते हैं इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, इंटरनेशनल इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, और बहुत कुछ किया जाता है, फोटो सेशन होता है, इसका मतलब ये फेल हो गया। सो क्या हम ये तैयारी पकड़ लें कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है? तो आपसे अगर ये कहा जाए तो आप इसको क्रिटिकली एनालाइज करके बता सकते हैं कि यस हालात उसी साइड पे जा रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में बात करते हैं जी मेगा की, कि ट्रम्प साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं हम रिजीम चेंज तो नहीं चाहते, ये तो ईरानियों को खुद चाहना चाहिए कि भाई जो है वो अब कोशिश करें कि ईरान को दोबारा से ग्रेट बनाया जा सके। ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई जो यूएस बेसिस है उसके ऊपर अगर आपने कुछ भी किया तो उसका जवाब आपको बहुत शदीद मिलेगा, यानी ईरान को धमकियां, बार बार धमकियां। तो ट्रम्प साहब ने जो है वो एक बयान दिया था संडे को बेसिकली। ठीक है, यानी कि जब उन्होंने संडे की सुबह ये स्ट्राइक्स की हैं तो उसी दिन उन्होंने बयान दिया कि भाई रिजीम चेंज होना चाहिए ईरान के अंदर। तो ये एक पब्लिक मैसेज था, पहली बार पब्लिकली इजराइल या अमेरिका में से ये कहा गया कि हमारा जो वॉर एम है वो है वहां की हुकूमत की तब्दीली, जो ये इस्लामी निज़ाम है उसकी तब्दीली। फिर उसके ऊपर जब उन्हें थोड़ा सा प्रेशर आया तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने फिर, क्योंकि पहले पब्लिकली कह दिया था कि भाई रिजीम चेंज हम ईरान के अंदर चाहते हैं, तो फिर उन्होंने कहा भाई हमारा ये ऑफिशियल गोल नहीं है, नॉट एन ऑफिशियल गोल, हम ये नहीं चाहते कि ईरान तेहरान की गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाए। हम क्या चाह रहे हैं, अब वो कहते हैं वो हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो करंट रिजीम है वो फेल हो गया है, मेक ईरान ग्रेट अगेन, कि वो ईरान को पावरफुल बनाने में फेल हो गया, इसलिए अब जो है हम ये चाह रहे हैं कि हमने यूएस को ज्वाइन कर लिया है कि भाई अब ये खुद ही जो है वो अपनी हुकूमत को खत्म कर दें तो ये बेहतर होगा, ये ज्यादा लेजिटिमेट है। ठीक है, तो बात यही है, कान को यहाँ से पकड़ा जाए वहां से पकड़ा जाए, मकसद यही है कि भाई हम बेसिकली जो है वो मिलिट्री जो है वो के थ्रू, ये पावर के थ्रू प्रेशर डालेंगे और हम जो है वो अब ये रिजीम चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रिजीम चेंज वाली पॉलिटिक्स, और इससे पहले 1953 में दाऊद की हुकूमत को ऑलरेडी ईरान के अंदर जो है चेंज किया गया था रिजीम चेंज के थ्रू। ठीक है, कॉपरेशन के थ्रू, सीआईए का ऑपरेशन जो है वो किया गया था। तो इस बार सीआईए की जगह जो है मोसाद ये काम कर रहा है बेसिकली। तो एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी तो हर जगह पे ऐसे ही काम होता है। तो बेसिकली अब जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये जो ईरानियन रिजीम है अगर ये रिफ्यूज कर रहा है हमसे बातचीत करने को, हम तो कह रहे हैं बातचीत करें, तो अब नहीं कर रहा, तो उसका मतलब ये है कि इस हुकूमत को अब जाना होगा। सिंपली अब ये वॉर तब तक रहेगी जब तक ये हुकूमत रहेगी। तो हुकूमत, अवाम तो खड़ी है हुकूमत के साथ, आप देख रहे हैं रोज वहां पे जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रैलीज निकल रही हैं, आज भी निकली हैं, कल भी रैलीज निकली हैं ईरान के अंदर। सो पब्लिक की सपोर्ट ईरान की जो है वो इमाम के साथ है, इमाम अली ख़ामेनी के साथ है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ रिजीम चेंज नहीं होगा और ये तबाही मजीद आगे बढ़ेगी। तो ये हमारे पास आज के करंट अफेयर्स थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है।